इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम इसका करते हैं, तो हमें इस कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, कुल प्रतिरोध निकालना है। तो इस तरीके से बच्चों ये होगा आपका। यहाँ पर R1, R2, R3 दिया गया है, लेकिन ये डायग्राम है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? R/3, यहाँ पर भी R/3 और यहाँ पर भी R/3 हम मानेंगे। और जब आप इसको प्लस करेंगे, तो टोटल आपका क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल्स टू, ठीक है? ये आपका टोटल प्रतिरोध आपने निकालना है। यहाँ पर आपने 1/R3, 1/R3 और 1/R3 रखना है, क्योंकि हमें एक तार के हमने क्या कर दिए? 3 टुकड़े कर दिए। तो अब हम ये इसको जोड़ेंगे पैरेलल में, ठीक है? इस तरीके से हमने जोड़ा। जोड़ने के बाद हमारा क्या आ गया? R इक्वल्स टू 9/R, ठीक है? जब हम इसको ऊपर रिवर्स करेंगे, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना प्रतिरोध आ गया था इसका? R/9 आ गया था, ठीक है? क्लियर हुआ इतना? ये वाला समझ में आया था इसमें विद्युत शक्ति की परिभाषा? नहीं मैम। आपको इसमें क्या नहीं विद्युत शक्ति की परिभाषा आ गई थी समझ में? नो मैम। ठीक है, इसको भी देख लीजिए। ये वाला आ गया ना समझ में? यस मैम। ठीक है, विद्युत शक्ति की परिभाषा देखिए। Electric power is the rate at which electrical energy is transferred or converted into other forms such as mechanical work, heat और light. ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है बच्चों? आपकी जो विद्युत शक्ति है, वो आपकी किस रेट को बताती है? स्पीड। रेट का मतलब है वो स्पीड है जिस स्पीड से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा जो है, वो ट्रांसफर, स्थानांतरित या परिवर्तित हो रही है किसमें? मैकेनिकल वर्क में, हीट में और लाइट में। ठीक है, माना कि देखो आपके पास क्या है? एक प्रेस है, ठीक है? क्या है आपके पास? प्रेस है, रॉड है, आपने ले लिया, ठीक है? वो क्या करेगी? सबसे पहले तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल प्रेस होती है, जिसको आप आयरन कहते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है, हीट में कन्वर्ट करती है, लाइट में कन्वर्ट करती है? हीट में। हीट में कन्वर्ट करती है। किसमें कन्वर्ट करती है? हीट। हीट में कन्वर्ट करती है, ठीक है? तो इस एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट होने में किस स्पीड से ये आपकी हीट में कन्वर्ट हो रही है, वो आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल पावर कहलाता है, ठीक है? इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति वो कहलाएगी। अगर आपका जो आपकी जो क्या बोलते हैं, प्रेस है, उसकी इलेक्ट्रिकल पावर अगर ज्यादा है, विद्युत शक्ति ज्यादा है, तो वो ज्यादा एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा? हीट में कन्वर्ट करेगा। और अगर उसके जैसे आपके पास बल्ब होते हैं, ठीक है? आपने इलेक्ट्रिक बल्ब आपने देखे हैं, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं? लाइट में कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा हीट में भी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? तो जितनी ज्यादा पावर जिस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की होगी, वो उतनी ज्यादा क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या तो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा, या तो हीट में कन्वर्ट करेगा, या लाइट में कन्वर्ट करेगा। जैसे आप इलेक्ट्रिकल मोटर यूज करते हैं ना पानी के लिए, आप नहीं बोलते ज्यादा पावर की मोटर है, तो ज्यादा पावर की मोटर का मतलब क्या है? वो ज्यादा वर्क करेगी, ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल पावर आपका क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रेट से आपका मैकेनिकल, हीट और लाइट में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे हम इसको डिनोट करते हैं P इक्वल्स टू E अपॉन T, या हम इसको W अपॉन T भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल आपका वर्क है, इसको हम सिंपल वर्क से भी दिखा सकते हैं। तो P बराबर आपका, या तो आप E अपॉन टी लिख सकते हैं, या W अपॉन टी लिख सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कितनी स्पीड से या कितनी पावर से आप क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल, हीट या लाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और 1 जूल का आपका था कि 1 सेकंड में अगर 1 जूल कार्य किया जाए, तो वो क्या कहलाता है? 1 वॉट कहलाता है। माना कि आपके पास कोई इक्विपमेंट है, कोई अप्लायंसेस है, उसका पावर 1 वॉट है, ठीक है? तो इस 1 वॉट का मतलब है कि वो 1 सेकंड में
1 जूल कार्य कर रहा है। ठीक है, 1 सेकंड में वो क्या कर रहा है? 1 जूल काम कर रहा है। क्लियर है इतना? यस मैम। और कोई क्वेरीज हैं बच्चों? मैम 27 है क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा फिर से। चलो कोई नहीं। हाँ, ये था 27 वाला। सक्रियता श्रेणी में मध्य की धातुओं के निष्कर्षण में विस्थापन अभिक्रियाओं की मुख्य भूमिका होती है। ये रही बच्चों आपकी सक्रियता श्रेणी। ठीक है, इसमें पूछा है जो मध्य में धातुएं हैं, मध्य में ये आपको दिख रही हैं, इनका जो निष्कर्षण है, ठीक है, इनका जो क्या है, एक्सट्रैक्शन है, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये समझना है। सक्रियता श्रेणी आपको पता है, मध्य की धातुएं आपको पता है, ये हो गई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको क्लियर है क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है? देखो बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया में आपका जो अधिक अभिक्रियाशील, ठीक है, आपका जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से अलग कर लेता है। वो आपका विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इतना क्लियर हुआ? जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, मैंने आपको बताया भी था। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, ये आपका यौगिक है एक। इसमें क्या किया, जब आप इसमें फेरिक ऑक्साइड में जब एल्यूमिनियम की आप अभिक्रिया इसके साथ करवाएंगे तो फेरिक ऑक्साइड को, जो एल्यूमिनियम है, इसने क्या किया, इस O3 के साथ खुद आ गया, देख रहे हो आप, और Fe को क्या कर दिया, हटा दिया। तो ये जो अभिक्रिया होती है, ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन समझ में आ रहा है? इसके बाद आगे एक्सप्लेन करेंगे आपको। विस्थापन आ रहा है समझ में? यस मैम। क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व है वो कम अभिक्रियाशील वाले तत्व में को उसके यौगिक से अलग कर देता है। ये इसकी जगह ले लेगा। आप ये मान के चलो कि ये ज्यादा पावरफुल जो है, ये कम पावरफुल वाले को इसकी जगह से हटा दिया इसने। अब ये कैसे डिसाइड हुआ कि ये ज्यादा पावरफुल है और ये कम पावरफुल है? ये डिसाइड हुआ बच्चों हमारा किससे? जो आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी, इससे डिसाइड हुआ है। ये आपकी सीरीज एक्सपेरिमेंट करके बनाई गई है बच्चों। इससे डिसाइड हो रहा है कि कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं Fe एल्यूमिनियम से नीचे आ रहा है, तो Fe के ऊपर जितने भी आपके मेटल्स आपको दिख रहे हैं, ये Fe से क्या, Fe के यौगिक से, Fe के कंपाउंड से Fe को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जो काम आपका एल्यूमिनियम कर रहा था वो जिंक भी कर सकता है, वो मैग्नीशियम भी कर सकता है, कैल्शियम भी कर सकता है, सोडियम भी कर सकता है और पोटेशियम भी कर सकता है। ठीक है, Fe के नीचे जो है वो इसको इसके कंपाउंड में से नहीं हटा सकते। ठीक है, तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया होती है बच्चों। ज्यादा पावरफुल वाला कम पावरफुल वाले को उसकी जगह से रिप्लेस कर देता है। अब इन्होंने पूछा है कि जो विस्थापन अभिक्रिया है, इसका उपयोग हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में कैसे यूज करते हैं? ठीक है, धातुओं के निष्कर्षण में इसकी क्या भूमिका है? ठीक है, जैसे एग्जांपल है आपका, आपको फेरिक ऑक्साइड मिला है। ठीक है, आपको इस फेरिक ऑक्साइड में से सिर्फ Fe को पाना है। किसको प्राप्त करना है? Fe आपको लेना है। Fe किसका सिंबल होता है? लोहे का सिंबल होता है। ठीक है, माना आपको कोई अयस्क मिला, वो Fe आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिला, उसके साथ आपके पास क्या थी, ऑक्सीजन भी ऐड थी, उसने फेरिक ऑक्साइड बना रखा था, लेकिन आपको इस फेरिक ऑक्साइड में से सिर्फ इस Fe को लेना था। तो हमने क्या किया, हमने इस Fe को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, Fe से अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व है उसकी अभिक्रिया हम इससे करवा देंगे। तो हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम ले लिया। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ने क्या किया, एल्यूमिनियम ने इस Fe के साथ जो O था उसके साथ खुद वो जुड़ गया और हमें क्या प्राप्त हो गया, Fe प्राप्त
हो गया। ठीक है, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? ये विस्थापन अभिक्रिया की वजह से पॉसिबल हो पाया। क्लियर है इतना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, हमें Fe प्राप्त करना है। Fe की जगह कोई और धातु भी हमारे पास हो सकती है, जैसे हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, अब हमें कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर प्राप्त करनी है, तो यहाँ पे मैंने जिंक लिखा नहीं है, यहाँ पर प्लस Zn आना था बच्चों। ठीक है, क्या आना था यहाँ पे? प्लस Zn आना था, जिंक आना था। तो क्या होगा, हमको इस कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को प्राप्त करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, कॉपर से ऊपर जो धातु है हम उसकी अभिक्रिया इस कॉपर ऑक्साइड के साथ करवाएंगे, तो वो क्या कर देगा, इस कॉपर ऑक्साइड में से O के साथ खुद जुड़ जाएगा और उस अपना ऑक्साइड बना लेगा, और हमें कॉपर क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास यही था कि सक्रियता श्रेणी में मध्य की धातुओं के निष्कर्षण में विस्थापन अभिक्रियाओं की क्या भूमिका होती है। तो ये भूमिका होती है कि हम विस्थापन अभिक्रिया का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, धातु प्राप्त कर सकते हैं, धातु का निष्कर्षण हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके कंपाउंड से अलग कर देती है। क्लियर हुआ ये वाला? सेकंड इसमें था कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं को उनके ऑक्साइड को कार्बन द्वारा अपचयित क्यों नहीं किया जाता। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, ये क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं और ये ऑक्सीजन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन इसको नहीं तोड़ पाता। ठीक है, कार्बन इसका अपचयन नहीं कर पाता है, इसी वजह से हम कार्बन का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करते। हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है। इसके जो मोल्टेन क्लोराइड्स होते हैं उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, वहां से हम इन धातुओं का शुद्ध रूप प्राप्त कर सकते हैं, इनको प्योर फॉर्म में हम प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? यस मैम। ठीक है, और क्लास यहीं एंड करें या कुछ और पूछना है आपको? नो मैम, बस इतना ही। नो मैम। ठीक है, आगे भी कोई और क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर हम फिर आए तो आप फिर से हमें पूछ लेना, एक बार फिर से करके देखना इसको। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू मैम। ओके बच्चों, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बाय मैम।